नेवर मैरी सच ए गर्ल। एक चीज़ तुमको हम बताना चाहते हैं। तुम लोग को लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ तुम लोग फ़िल्टर आउट कर लेगा, कुछ ना कुछ उपाय लगा लेगा, तुम उसका पास्ट पता चल जाएगा। मेरा बात मानो, प्रिकॉशंस कर सकता है तुम, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बढ़िया भी हो जाए, लेकिन तुमको एक चीज़ पे ध्यान देना होगा। हम बहुत सारा केस स्टडी करके ये बता रहे हैं तुमको कि ज़्यादातर केस में देखा गया है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द केस में, कि मेल को दिखता है प्रॉब्लम एज इट इज़, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अंदर से उनको फील होता है कि हम फैमिली को ब्रेक ना होने दें। तुम बहुत सारा केस देख लो, कितना भी एडल्ट्री का केस होता है उसमें एक चीज़ तुमको कॉमन दिखेगा कि मेल जो है उसको समझाता है फीमेल को कि ऐसा मत करो, ऐसा परिवार है, बच्चा है ये। जो कि हम नहीं कह रहे हैं कि जो समझा रहा है वो गलत समझा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि तुम जिसको समझा रहा है वो लॉजिकल क्रीचर नहीं है। उसको नहीं पता तुम्हारा कि तुम क्या बोल रहा है। उसका अंदर से इमोशन एकदम टाइट है कि पट पट हमको चाहिए तो चाहिए, अब तुमसे नहीं चाहिए, अब तुम हराम देख लिए, तुम्हारा हो गया, हमको नया मिला है। तो भले जो हूँ उस टाइम वो एडमिट कर लेंगे कि हाँ ठीक है, अब से नहीं करेंगे, रोन धोन तुम लोग का हो गया, लेकिन आगे जाके क्या होगा पता नहीं। अब हम इस केस के बारे में नहीं कह रहे थे, हम तुमको ओवरऑल जो आजकल इतना सारा केसेस आ रहे हैं उस पर हम बता रहे हैं। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखने का है कि अगर कभी भी हम एक ही मूल मंत्र तुमको देंगे। ऐसे तो देखा जाए तो प्रिकॉशंस के लिए भी बहुत सारा है चीज़ कि तुम ये केस तुम्हारे साथ हो ही ना तो पहले ही फ़िल्टर आउट कर लो वैसी फीमेल को। हम लिस्ट बताएंगे लास्ट में कि कैसा कैसा तुमको क्या क्या चीज़ देखना होता है स्टार्टिंग में ही, ताकि अगर उल्टा पुल्टा डैमेज मिले तो तू पहले ही से उसको साइड कर दे। लेकिन अगर भगवान ना करे तेरे साथ हो भी गया कि कुछ उल्टा पुल्टा तेरे हाथ लग गया, तो फिर भी तेरे पास एक उपाय है, तुमको दिखेगा। ऑलरेडी आँख खोल के रखेगा, तेरे को दिखेगा। बस एक ही काम करना है उस टाइम, अपने आप को अलग करो। अब ये सब छोड़ दो पुराना आइडियलाइजेशन कि कैसे हम लोग साथ साथ होते, हम साथ साथ हैं, नहीं हो सकते साथ साथ। साथ साथ के चलते तुम ऊपर निकल देगा और यही रह जाएगी। 30 नवंबर 2003 को बेंगलोर में रहने वाले शुभा और गिरीश के एंगेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा था। दोनों के परिवार वाले बहुत ही खुश थे क्योंकि 15 साल की जान पहचान आज रिश्तेदारी का रूप लेने वाली थी। दरअसल शुभा नाम की जो ये लड़की है, ये अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहती थी और कुछ ही दूरी पर गिरीश नाम का लड़का भी अपने परिवार के साथ रहता था। गिरीश का पूरा नाम बीवी गिरीश था। इसकी उम्र 27 साल थी और ये बेंगलोर में ही इंटेल कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत था। वहीं दूसरी तरफ शुभा का पूरा नाम शुभा शंकर नारायण था। इसकी उम्र 21 साल थी और ये बीएमएस कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही थी। एंगेजमेंट का प्रोग्राम पूरा होने के बाद इन दोनों की शादी की तारीख भी तय कर दी जाती है, जो अप्रैल 2004 की होती है। अब वैसे तो शुभा और गिरीश एक दूसरे को सालों से जानते थे, क्योंकि लगभग 15 साल से इन दोनों के परिवार में मेलजोल था, एक पहचान थी। लेकिन अब क्योंकि शुभा और गिरीश शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे, तो जो गिरीश होता है वो शुभा से फ़ोन पर बात करने की डिमांड रखता है, जो शुभा के द्वारा मान ली जाती है और ये दोनों फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी इंगेजमेंट हुए 2 से 3 दिनों का ही समय बीता था। यह दिन था 3 दिसंबर 2003 का, जब शुभा गिरीश से कहती है कि चलो आज शाम को हम दोनों डिनर पर चलते हैं। और गिरीश भी शुभा की ये बात मान लेता है और अपनी ड्यूटी खत्म करके शाम को वो अपना स्कूटर लेकर शुभा को पिक करने के लिए उसके घर पे चला जाता है। इस डिनर के बारे में शुभा ने भी अपने घर में बताया हुआ था और गिरीश ने भी अपने घर में बता दिया था। ये दोनों डिनर पर चले जाते हैं। रात के तकरीबन 10:30 बज जाते हैं, लेकिन गिरीश और शुभा अपने घर वापस नहीं आते हैं। और इसी के चलते जो गिरीश के घर वाले होते हैं वो शुभा के घर में फ़ोन करके पता करते हैं कि क्या शुभा घर आई है। तो वहाँ से मालूम चलता है कि शुभा भी अभी तक घर नहीं आई है। और इस इंसिडेंट के कुछ देर बाद ही जो गिरीश के पिता होते हैं उनके पास मणिपाल हॉस्पिटल से कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपके बेटे की हालत बहुत ही गंभीर है। इतना सुनते ही गिरीश के घर वाले मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। वहीं जो शुभा के घर वाले हैं वो भी मणिपाल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि शुभा और गिरीश जब रात को डिनर करके वापस आ रहे थे तो रिंग रोड पर एयर व्यू पॉइंट के पास वो खड़े थे, जहां पर कुछ गुंडे बदमाश वहां पर आ जाते हैं, इनसे लूटपाट की कोशिश करते हैं और इसी दौरान गिरीश के सिर पर एक भारी रोड से वार किया जाता है। सुनो, ऐसा ऐसा बहुत सारा केस देखे हैं जिसमें इस टाइप का कॉन्स्पिरेंसी दिखाया जाता है। ऐसे ये केस स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, हमको पूरा भरोसा है। लेकिन ऐसा ऐसा अभी जैसे तुमको एक चीज़, हार्ट ब्रेकिंग चीज़ हम तुमको बताना चाहते हैं। जितना केस तुमको दिखता है ना, वो तुमको वो नहीं, टाइटेनिक आइसबर्ग कॉन्सेप्ट है कि जितना ऊपर दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा गुना नीचे है। सेम चीज़ है।
तुमको अगर लग रहा है कि ये सब केस देख के बस ऑनलाइन देख के तुम परेशान हो गया है, तो तुम इमेजिन नहीं कर सकता है। अभी जैसे तुमको हम अपने इधर का सिनेरियो बताते हैं, मेरे इधर 3-4 सिनेरियो है, ठीक है। अब जैसे कि एक सिनेरियो हम तुमको बताते हैं, अ, तो और ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है बेसिकली। हमको लग रहा है इससे भी ज़्यादा दिक्कत वाला होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि सॉल्व नहीं हुआ वो केस, इसलिए तुम लोकेशन नहीं बता रहे, नहीं तो तुम थाना को कंप्लेन कर देगा, थाना मेरे पीछे आ जाएगा, मास्क भी उतार देगा मेरा। चलो ठीक है, आते हैं केस पे। केस में क्या है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ये जो है वो ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को, जो कि बच्चे हैं छोटे, और ऐसे करके ये लोग का सीन था, ठीक है। हस्बैंड अपना डे टू डे अपना बाहर जाके अपना कमाता था, 9 to 5 वाला सीन था इसका। वाइफ का क्या सीन था कि कभी कभार इसको दूसरे के घर में भी जाके पढ़ाना पड़ता था। और ये चीज़ तुमको लगता है हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना। तो ऐसे करके, और इसका अगर ब्यूटी में स्केल देखा जाए, क्योंकि यहाँ लोकेलिटी में थी तो हम उसको देखे हुए हैं, एक ही 2 बार देखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे उतना भी यहाँ नहीं रहते हैं। तो लेकिन केस बहुत भयंकर था। तो क्या हुआ कि जाते थे उसको पढ़ाने, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक इसका जो बड़ा भाई था, बिग ब्रदर, वो देखता था, नाश्ता वास्ता वगैरह कराता था, वैसे ही बात बात होने लगा, और ऐसे ही करके पता नहीं चला कब पट पट चालू हो गया, ठीक है। अब इसमें एक हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हम ऐड करना चाहते हैं, वो ये है कि पहले तो हम तुमको समरी बता देते हैं कि होता क्या है। रीज़न तुम लोग को हम बहुत बार वीडियो में बताएं, इसलिए रीज़न इस बार हम सोच रहे हैं नहीं बताएंगे, बहुत डीपली जाना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ तुमको बताते हैं कि समझो तो डे 1 है, ठीक है, जिस दिन पट पट हुआ, ठीक है, इसका और इसका बिग बी का, जिस दिन डे 1 के दिन, उसी दिन जो इसका बायोलॉजिकल माइंड है ना, वो अब इसको एक्चुअल हस्बैंड मान रहा है, ठीक है। तो आज के बाद ही फीमेल अगर आगे जाके अपने मतलब हस्बैंड के साथ सोई वगैरह, तो इसका जो इंटरेस्ट है एकदम ज़ीरो के करीब होगा, और इसको एकदम ऐसे पड़ा रहना पड़ेगा कि अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, एकदम मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मतलब एक तरह से इन लोगों का जो ब्रेन इस लेवल पे स्विच करता है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकता। तुम देखा होगा बहुत सारा केस में तुमको लगता हो कि अरे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड के साथ इसे कैसे कर दी, क्योंकि उसका जो बायोलॉजिकल माइंड है उसको कब का स्विच कर लिया था। जैसे कंपनी स्विच होता है वैसे ये स्विच होता है, ठीक है। और इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है कर लो। इसीलिए कभी भी इस टाइप का तुमको सीन मिले, केस मिले, तो ये मत सोचना कि हम तो भाई इतना अच्छा समझाते हैं ना किसी को कि इसको बैठ के 1 घंटा हम समझा देंगे बउआ को तो ठीक हो जाएगी। वो ठीक नहीं होगी जब तक तू ऐसे ऐसे करके मुंह चला रहा है ना, उसको पूरा सिनेरियो बता रहा है कि कैसे फ्यूचर हमारा ख़राब हो सकता है, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो सकता है। वो पीछे क्या सोच रही है पता है, कैसे धरा गए यार, कुछ तो करना पड़ेगा इसका, क्या करें। तेरे तेरे पीछे चल रहा है वो प्लान कि क्या करना है तेरा। मतलब अभी केस पे आएंगे, पहले देख लेते इधर। जिससे उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी और जैसे तैसे करके सुबह उसको हॉस्पिटल तक लेकर आई और यहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल लग रही। सॉल्यूशन बताते हैं उसका। सॉल्यूशन यही है कि जैसे ही तुमको पता चले इस चीज़ के बारे में, उसी टाइम तुम एग्जिट स्ट्रैटेजी निकाल लो अपना। तुम देख लो कि तुमको क्या करना है, मतलब उसमें एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, देख लो क्या। तुम टाइमलाइन बस तुम ऊपर नीचे देख सकता है कि कब क्या करना है, लेकिन करना क्या हो तुम्हारा ऑलरेडी प्लान्ड है कि तुमको एग्जिट अपना रिलेशनशिप मैरिज जितना भी था सब उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। अगर तुम सोच रहा है कि इसको कैसे भी करके हम तो इतना ब्रेन है मेरे पास, अरे बाप रे इसको बाबा जी के पास ले जाएंगे, बाबा जी के पास ले जाएगा, ले जाओ। थी। अब अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर 2003 की सुबह तकरीबन 8 बजे जो गिरीश है उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके सिर में जिस रोड से वार किया गया था उसके कारण उसे बहुत बुरी तरह से चोट आई थी और ओवर ब्लीडिंग के कारण उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पर जो गिरीश के पिता होते हैं वो बिना देरी किए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर फाइल करते हैं और पुलिस को सारी बातें बताते हैं। एक पिता के लिए इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता है कि उसके बेटे की सगाई को अभी 3 दिन ही हुए थे, वो उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से उसकी बीच में ही जान चली गई। पुलिस हॉस्पिटल में आ जाती है, छानबीन शुरू। एक और हार्ट ब्रेकिंग बात सुनेगा। देखो हम ये केस नहीं देखे हैं, ठीक है, तो प्री जज कर रहे हैं। अगर कुछ मेरा रॉन्ग आ जाए डेटा तो ये मत बोला कि तुम तो ये बोला था, चुप रहो। हम बहुत सारा डेटा के अराउंड बात कर रहे हैं, हम इस केस को तो बस ऐसे ही देख रहे हैं, इस केस के अराउंड हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यही जो फीमेल है, हमको बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है कि इसके
फैमिली में इसकी मदर को बहुत कुछ पता होगा। अगर ये कल्प्रिट है, जो कि इसके टाइटल से लग रहा है, नेवर मैरी सच ए गर्ल, तो इसकी मदर को पूरी तरह से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जनरली देखा गया है बहुत सारे केस में कि मदर को पता होता है। किसी कारण से उसकी बीच में ही जान चली गई। पुलिस हॉस्पिटल में आ जाती है, छानबीन शुरू कर दी जाती है। शुरुआती जांच में पुलिस सबसे पहले शुभा का स्टेटमेंट देती है, क्योंकि जिस वक्त गिरीश के ऊपर हमला हुआ उसके साथ में केवल शुभा ही मौजूद थी। शुभा पुलिस को बताती है कि डिनर करने के बाद जब वो वापस घर की तरफ आ रहे थे तो रिंग रोड पर एक एयर व्यू पॉइंट पड़ता है जहां से एरोप्लेन देखा जा सकता है। वहां पर खड़े होकर वो प्लेन्स की लैंडिंग वगैरह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर 3 लोग आ जाते हैं, वो इनसे लूटपाट की कोशिश करते हैं। लूटपाट का विरोध जब गिरीश करता है तो वो एक भारी रोड से गिरीश के सिर पर वार कर देते हैं, जिससे गिरीश के सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब जैसे तैसे एक गाड़ी वाले से लिफ्ट लेकर शुभा उसको लेकर मणिपाल हॉस्पिटल में आती है और यहां पर इलाज के दौरान अगले दिन गिरीश की मौत हो जाती है। पुलिस शुभा का स्टेटमेंट लेकर छानबीन शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में ऐसा ही लग रहा था कि एक लूटपाट का मामला हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए केस जितना सिंपल अभी तक आपको लग रहा है, इस केस में उतने ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं। तो इस वीडियो पर अगर आप लोगों ने क्लिक कर ही दिया है तो इस ज़्यादा से ज़्यादा क्या ट्विस्ट आ सकता है? ऐसे इतना सारा केस हम देख चुके हैं कि कुछ हमको नहीं लगता है कि कुछ भी ट्विस्टेड होगा। वीडियो को है। उस टाइम पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह इतने ज़्यादा इंस्टॉल नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं थी 2003 में, तो पुलिस को वहाँ से कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। अब पुलिस वापस आती है और पुलिस इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि आखिर इस केस की छानबीन कहाँ से शुरू की जाए। इसी बीच में पुलिस को मालूम चलता है कि 3 दिन पहले यानी कि 30 नवंबर 2003 को ही शुभा और गिरीश की एंगेजमेंट हुई थी। तो पुलिस यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो इन दोनों की एंगेजमेंट की वीडियो देखेगी। हो सकता है कि वहाँ से उन्हें कुछ क्लू मिल जाए। वो इनकी एंगेजमेंट का वीडियो कई बार देखते हैं और यहीं पर एक पुलिस ऑफिसर नोटिस करता है कि इस पूरी एंगेजमेंट प्रोग्राम के दौरान गिरीश तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन शुभा का चेहरा लटका हुआ है, वो बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ से जो पुलिस है वो दोबारा से शुभा से बातचीत करती है। हालांकि अंधेरे में तीर चलाने वाली बात थी, लेकिन यहीं से पुलिस को एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है। दरअसल पुलिस दोबारा जब शुभा से बात करती है और उसे पूछती है कि वो क्या इस शादी से खुश नहीं थी, वो बिल्कुल मायूस और चुपचाप क्यों बैठी है अपनी एंगेजमेंट के दौरान, तो शुभा उस पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है। साथ ही शुभा का जो व्यवहार है वो भी थोड़ा सा चेंज था। एक लड़की जिसके होने वाले पति की 3 दिन पहले ही मृत्यु हो गई हो, वो लड़की कभी भी खुश नहीं हो सकती, जबकि शुभा का व्यवहार बहुत ही खुश लग रहा था। और यहीं से पुलिस को डाउट होता है और पुलिस अंधेरे में तीर चलाते हुए शुभा का मोबाइल नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल्स जांचने का प्रयास करती है। और यहां से पुलिस के हाथ एक सबसे बड़ा सबूत लगता है। पुलिस को शुभा की कॉल डिटेल में एक नंबर मिलता है जिस पर वो काफ़ी दिनों से काफ़ी देर तक बातें किया करती थी। और जिस दिन गिरीश के ऊपर ये हमला हुआ उस दिन शुभा ने उस नंबर पर लगभग 72 बार कॉल किया था। पुलिस उस नंबर की छानबीन करती है तो मालूम चलता है कि ये नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है। अब पुलिस उस नंबर की छानबीन करती है तो पुलिस को यहाँ पर यह भी मालूम चलता है कि अरुण वर्मा कोई और नहीं बल्कि शुभा के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है। हे भगवान! एक और चीज़ तुमको हार्ट ब्रेकिंग चीज़ बताएं। तुम खुद इमेजिन करो, अभी का जो टाइम है इतना ज़्यादा टफ है, तो तुम सोचता है कि तुम्हारे बाबूजी, तुम्हारे दादाजी का जैसा फ़िलॉसफीज़ है उस चीज़ पे काम कर लेंगे, या फिर उस टाइप का बाबा जी से तुम जाके एडवाइस लेता है। तुम खुद सोचो कि अभी का जो टाइम है वो इतना टफ कभी नहीं था। मे बी आगे और टफ होगा, उसके लिए रेडी रहो। तुमको नहीं रेडी रहना है, तुम्हारे बच्चे लोग रेडी रहेंगे। लेकिन एक चीज़ हम तुमको बताएंगे अभी थोड़ी ही देर में। पुलिस उसके कॉलेज में जाती है। कॉलेज में जाकर अरुण वर्मा के बारे में पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर पुलिस के सामने एक दूसरा खुलासा होता है और वो ये होता है कि कॉलेज का स्टाफ और शुभा के दोस्त पुलिस को ये बताते हैं कि शुभा और जो अरुण वर्मा है वो रिलेशनशिप में है, यानी कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब पुलिस बिना देरी किए अरुण वर्मा नाम के इस लड़के को अरेस्ट कर लेती है। इसे अभी का जो टाइम है ना, ऐसा टफ टाइम कभी नहीं आया था, लेकिन इससे आगे और भी टफ टाइम आएगा, उसके लिए रेडी रहो। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ तुमको समझाना चाहता हूँ कि अभी का टाइम टफ क्यों है। देखो, ये जो केस है ये तो हमको लगता है 2002 और 2004 का केस है, और ये केस उस टाइम बहुत रेयर होता था। तो हम 100% सर्टेनिटी के साथ बोल रहे हैं कि ये केस एक्चुअली में जो फ्रीक्वेंसी था उस टाइम पे बहुत कम था। तो एक तरह से रेयर केस आएगा ये 2002, 2004, 2001। उसमें कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि केस हमेशा से नहीं आता था, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी था वो इस लेवल का नहीं था जो इस लेवल का अभी चल रहा है। और अभी का जो चल रहा है उसके पीछे एक ही रीज़न है
कि यहाँ पे पहले तो बता दिया गया है सारी फीमेल को कि करियर पे ध्यान दो, और उसको लेके करियर पे ध्यान देना एक तरह से उसको 5-7 ईयर का मौका देता है करियर पे ध्यान देने का। और इसके बीच जो ये 5-7 ईयर का जो ये फेज है उसमें उसका जो हार्मोन्स वगैरह है वो सबसे हाई पे रहता है, क्योंकि यंग एज सोच रहा 18 से 25 जो करियर बनाने का तुम लोग का एज है वो 18 से 25 तुम जाके गूगल करो, वो एज है तुम्हारा हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट का। बॉडी पूरा फोर्स करते रहता है इसके बॉडी को, ए प्रोक्रिएट करो जल्दी से। तो बहुत डिसिप्लिन चाहिए बेसिकली, ये 18 से 25 का जो एज है उसके लिए खास करके अभी के टाइम में बहुत डिसिप्लिन चाहिए। तुमको पता है कि फ़ोन वगैरह में ऐड कैसा आता है, यूट्यूब क्या दिखाता है, मूवीज़ क्या दिखा रहा है, और फिर वो वेबसाइट का तो बात ही छोड़ो। तो अभी का जो टाइम है टफेस्ट टाइम है, आगे जाके इससे भी टफ हो जाएगा। तो अभी इस चीज़ को टैकल करने के लिए जो तुम लोग बुद्धि लगाता है कि कोई बाबा जी से पूछ लें या कोई ऐसा आदमी से पूछ ले जिसका एज 70 साल है, उस 70 साल के आदमी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अभी क्या क्या चैलेंज है जो नया नया आ गया है। तुम्हारा सबसे बड़ा अभी चैलेंज क्या है पता है? इस केस से रिलेटेड नहीं कह रहे हैं हम, वो है तुम्हारा फ़ोन। तुम्हारा फ़ोन नहीं, उसका फ़ोन। वो फ़ोन एक तरह से पोर्टल है। वो पोर्टल से क्या निकलता है पता है? बनाना निकलता है ऐसे। वो बनाना बड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा मोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तुम खुद एक बार फेक आईडी बना के देखो, ये एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं। जो फेक आईडी पता भी चलता है ना, उस पर भी हज़ारों रिक्वेस्ट आता है, सैकड़ों मैसेज आता है। तुम खुद सोचो कि किसी दिन हम सैड हैं, 100 गो मैसेज है, हम चेक कर रहे हैं, कोई उसमें अच्छा वाइबल ऑप्शन मिल गया, उससे थोड़ा बहुत बात करने में अच्छा लग रहा है। तुम खुद सोचो कितना ईजी है उसके लिए। और यहाँ तो उसको मेहनत भी नहीं करना पड़ता, उसको बस यहाँ का लोकेशन लड़का खुद दौड़ के आएगा, कितना किलोमीटर दूर है कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा। नहीं थे अरुण वर्मा के खिलाफ, इसलिए अरुण को छोड़ दिया जाता है। लेकिन पुलिस गुपचुप तरीके से अरुण वर्मा पर नजर रख रही थी, और 1-2 दिनों तक नजर रखने के बाद पुलिस को यह मालूम चलता है कि अरुण वर्मा शुभा से मिलने गया था। अब उसके बाद जो है पुलिस शुभा के बैकग्राउंड को भी चेक करती है, तो मालूम चलता है कि शुभा ने अरुण वर्मा के बारे में अपने परिवार में भी बताया था, लेकिन उसके परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे, और इसी के चलते उन्होंने जल्दबाजी में शुभा का रिश्ता गिरीश के साथ तय कर दिया था। तो इसमें जो क्राइम का जो जिम्मेदार है ना, इसके फैमिलीज़ भी हैं। जब देख रहे हैं कि इतना इंटेंस माहौल चल रहा है, फीमेल एकदम नाटक कर के रखी है, काहे इसको फंसा दिया भाई? हमको नहीं लगता है कि इसके फैमिली को सजा हुआ होगा, इसको बस सजा हुआ होगा, लेकिन मेरे हिसाब से भागीदारी तो दोनों का भी काफ़ी ज़्यादा है। बेटी को अब इसके बाद पुलिस उस मेकअप आर्टिस्ट से भी मिलती है जहां पर एंगेजमेंट वाले दिन शुभा का मेकअप हुआ था, और यहां से पुलिस को एक और बड़ा एविडेंस मिलता है। दरअसल वो पार्लर वाली लड़की जिसने शुभा का मेकअप किया था, वो पुलिस को बताती है कि जब वो शुभा को रेडी कर रही थी एंगेजमेंट के लिए, तो शुभा ये कह रही थी कि वो बिल्कुल भी गिरीश से शादी नहीं करना चाहती है, वो अरुण वर्मा से प्यार करती है, और उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी एंगेजमेंट कराई है। लेकिन एंगेजमेंट के बाद वो अरुण वर्मा के साथ भाग जाएगी, और यहाँ से इस ब्यूटी पार्लर वाली लड़की का जो स्टेटमेंट है ये पुलिस के लिए मील का पत्थर साबित होता है, और इसके चलते पुलिस शुभा को फिर से अरेस्ट कर लेती है, और इस बार सख्ती से शुभा के साथ पूछताछ की जाती है। और यहाँ पर जो शुभा है अब वो सच उगलना शुरू कर देती है। वो पुलिस को कहती है कि वो अरुण वर्मा से बहुत ही प्यार करती है, उसके बारे में उसने अपने परिवार को भी बताया था, लेकिन परिवार वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी गिरीश से कर रहे थे। अब क्योंकि शुभा जो है एक मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी, वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत फॉलो करती थी, ड्रिंक करना, पब में जाना। बाप रे! और ये बंदा को पता नहीं था क्या 15 साल से साथ रह के क्या क्या कर रहा था? क्या बोल रहा था कि 15 साल से इसको पता है, 15 साल से जानता है एक दूसरे को? यही जानता है तो पियक्कर है। घूमना फिरना उसको बहुत ही पसंद था, लेकिन गिरीश इसके बिल्कुल विपरीत था। गिरीश एक सिंपल साधारण टाइप का लड़का था, उसे ड्रिंक करना, क्लब में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसी के चलते शुभा को लग रहा था कि अगर गिरीश से उसकी शादी हो गई तो उसका सुनो मेरे लल्ला, एक बात सुनो, तुम गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ रहा है कि कुछ इन्जॉयमेंट कर लेंगे रिगार्डलेस कि उसका क्या हैबिट है, चलो कोई बात नहीं है, मज़ा का टाइम है। तुम अपने बच्चे के लिए माँ ढूंढ रहा है, तो इस चीज़ पे हमेशा जो ब्यूटी को लेकर जो तुम लोग फ़िल्टर आउट करने लग जाता है कि ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाता है, कितना नशेड़ी ठीक हो जाता है, ये भी ठीक हो जाएगी, बउआ है, बउआ तुम्हारा बउए निकाल देगी, जीवन नर्क हो जाएगा। और अब एंगेजमेंट तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड अरुण के साथ मिलकर गिरीश को रास्ते से हटाने का फैसला करती है। इसी के लिए वो सारी बातें अरुण को बताती है। अब अरुण अपने एक कज़न ब्रदर से मिलता है जिसका नाम दिनेश होता है, और दिनेश के द्वारा उनकी मुलाकात वेंकटेश नाम के एक व्यक्ति से होती है। वेंकटेश नाम का ये जो व्यक्ति होता है ये लोकल गुंडे के रूप में प्रचलित था। इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है,
अब इसमें तुमको इतना पार्ट देखना होगा तो देख लेना ऐसे, लेकिन इसमें कुछ बचा नहीं है। यही है, अब जेल कौन जाएगा ये देख लेते हैं बस। करके सारे सबूत और गवाह, इन चारों को उम्र कैद होने के 4 को उम्र कैद लगा, लेकिन इसकी माँ और इसके बाप को नहीं लगा, जो इससे हम हाईली डिसएग्री करते हैं। होना चाहिए था ये लोग को सज़ा, कम से कम 4 फट्टा तो मारना ही चाहिए था। चलो कोई बात नहीं।